हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने बात की थी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की कि पाचक ग्रंथियों के बिना पाचन तंत्र पूर्ण नहीं होता है। यानी आहार नाल और पाचक ग्रंथियां दोनों मिलकर एक कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का निर्माण करती है। तो आहार नाल की हमने पूरी डिटेल स्टडी कर ली, विस्तार पूर्वक अध्ययन। और पाचक ग्रंथियां हमने स्टार्ट कर ली थी, जिसमें 3 पाचक ग्रंथियां हमको पढ़नी है। एक लार ग्रंथियां, एक यकृत और एक अग्नाशय। लास्ट क्लास में हमने लार ग्रंथियों की बात कर ली थी, 3 जोड़ी जो उपस्थित होती हैं उनके बारे में डिटेल स्टडी हमने कर लिया। आज हम बात करने वाले हैं जो दूसरी पाचक ग्रंथि है आपके लीवर या यकृत, उसके बारे में। तो देखें, सबसे पहली चीज कि यकृत जो है कहीं पर भी हो, कहीं पर भी आए, तो आपको ध्यान में रखना है उसके लिए एक छोटी सी टर्म यूज ली जाती है, हिपेटो। कौन सा शब्द काम में लिया जाता है? हिपेटो शब्द यहां पर काम में लिया जाता है। तो आप ये पॉइंट ध्यान में रखें कि कहीं अगर आपको हिपेटो मिलता है वर्ड, हिपेटो वर्ड, तो आप यूं समझ लेना कि यकृत से संबंधित बात हो रही है। ठीक है ना? तो हिपेटो वर्ड किसके लिए काम में आता है? ये लीवर को इंडिकेट करता है। ठीक है। दूसरा देखें कि जो लीवर है वो लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में यानी पाचक ग्रंथियों के अंदर आप लार ग्रंथियों की बात करते हैं, यकृत की बात करते हैं, अग्नाशय की बात करते हैं, जठर ग्रंथियों की, आंतरिक ग्रंथियों की भी अगर हम यहाँ पर बात करें, तो इन सारी ग्रंथियों में से सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि कौन? यकृत होगी। दूसरा कि यकृत एक प्रकार की एक्सोक्राइन ग्लैंड है। एक्सोक्राइन ग्लैंड का मतलब होता है बहिस्त्रावी ग्रंथि, और बहिस्त्रावी ग्रंथि से अभिप्राय, तो ये आप एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर वैसे डिटेल से पढ़ने वाले हैं, लेकिन यहां पर मैं 2-3 पॉइंट्स इनके बारे में बता देता हूं। ऐसी ग्रंथियां जिनमें अपने स्त्राव को लक्ष्य अंग तक पहुंचाने के लिए नलिकाएं उपस्थित होती है। तो आप यहां पर कह सकते हैं कि नलिका युक्त जो ग्रंथियां हैं वो आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड है। ये ऐसी ग्रंथियां हैं जो एंजाइम का स्त्राव करती है, यानी किसी हार्मोन का स्त्राव इसके द्वारा नहीं होता है। ठीक है ना? तो क्या करती हैं? किसी न किसी पर्टिकुलर एंजाइम का सीक्रेशन, या फिर आप यहां पर कह सकते हैं, यहां पर लीवर तो कोई एंजाइम का सीक्रेशन भी नहीं करता, लेकिन लीवर के द्वारा स्त्रावित तो होने वाला जो स्त्राव है, जो सीक्रेशन है, वो लाइपेज एंजाइम को एक्टिवेट करने का काम करता है। तो एंजाइम के एक्टिवेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है ना? और तीसरी बात आपको ध्यान में रखनी है, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है वो हमेशा अपने लक्ष्य अंग के पास होती है। अपना जो टारगेट ऑर्गन है, जहां उसकी एक्टिविटी होने वाली है, उसके बिल्कुल पास। जैसे देखो कि लीवर से बाइल जूस का यानी पित्त रस का सिक्रेशन होता है और वो ड्यूडेनम में काम करता है, तो ड्यूडेनम के बिल्कुल पास है। लेकिन इमेजिन कीजिए आप, पीयूष ग्रंथि या हाइपोथैलेमस यहाँ है, थायराइड यहाँ है, जो आपकी बॉडी के दूसरे भागों पर कार्य करती हैं, है ना, दूसरी ग्रंथियों को प्रभावित करती हैं, तो उनके टारगेट ऑर्गन हमेशा दूर होते हैं। और जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो हार्मोन सिक्रेशन करती है, और ये जो हार्मोन है ये रुधिर के माध्यम से अपने लक्ष्यांग तक पहुंचते हैं, जबकि यहाँ पर नलिकाएं उपस्थित होती हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड में डक्ट उपस्थित होती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड में कोई डक्ट उपस्थित नहीं होती है। अब बात करते हैं लीवर के बारे में। तो लीवर की पोजीशनिंग क्या होती है, कहां प्रेजेंट होता है? तो आपको याद हो तो मैंने स्टमक की पोजीशन आपको बताई थी कि अपर लेफ्ट एंड बिलो दी डायफ्राम, यानी ऊपर की तरफ होता है, बाएं भाग में उपस्थित होता है, और जस्ट डायफ्राम के नीचे उपस्थित होता है। जबकि इसकी अपोजिट, इसका जस्ट उल्टा आप बता देंगे लीवर में, अपर राइट एंड बिलो दी डायफ्राम, यानी ऊपर की ओर और दाएं ओर। ठीक है ना?
ऊपर की ओर और दाईं ओर, तो अपर राइट एंड बिलो द डायफ्राम, यानी डायफ्राम के नीचे। आप डायग्राम से भी समझ सकते हैं, डायग्राम में स्टमक लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है और जो आपका लीवर है वो राइट साइड के अंदर प्रेजेंट है, दाईं ओर उपस्थित है, ठीक है ना। और अपर राइट हो गया, यानी ऊपर की तरफ है और राइट साइड में है, और जस्ट डायफ्राम के नीचे की तरफ। ये आपको पिंक कलर का जो है, ये मैंने क्या बनाया है, डायफ्राम बनाया है। वेट, भार कितना होता है, लगभग 1.2 से लेकर 1.5 किलोग्राम तक का भार एक वयस्क मनुष्य के यकृत का होता है, ठीक है ना। उसके बाद में ओरिजिन, आप इसका उद्भव, तो उद्भव कौन सी जनन स्तर से होता है, एंडोडर्म से, ठीक है ना। ये तो आपको पता ही है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, 3 जनन स्तर होते हैं, जिनमें से एंडोडर्म से लीवर का फॉर्मेशन होता है। अब देखें बाकी की जो थ्योरी है, उस थ्योरी को यहाँ पर डायग्राम में आप बिल्कुल सिंपली समझना, ठीक है। कि सबसे पहले पोजीशन तो मैंने आपको यहाँ पर बताई दी। उसके बाद में देखें, यकृत में सामान्यतः 2 पालियां होती है, ऑरेंज कलर की आपको दिख रही होगी, एक आकार में थोड़ी सी बड़ी है, एक आकार में थोड़ी सी छोटी है। तो सामान्यतः यकृत के अंदर कितनी पालियां होती हैं, 2 पालियां। तो आप बाइलोब्ड स्ट्रक्चर कह सकते हैं। एक जो राइट साइड में प्रेजेंट है उसे आप राइट लोब कहेंगे, जो लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है उसे लेफ्ट लोब कहेंगे। यानी ये आपकी दाईं पाली और ये हो गई बाईं पाली। दाईं पाली आकार में थोड़ी सी बड़ी होती है बाईं पाली से, यानी बाईं पाली आकार में थोड़ी सी छोटी हो जाएगी, ठीक है ना। तो राइट लोब जो है वो थोड़ा सा लार्ज होता है, लेफ्ट लोब जो है वो थोड़ा सा स्मॉल। अब जो दाईं पाली है, उस दाईं पाली में एक डक्ट या एक नलिका उपस्थित होती है, जिसे हम कहेंगे राइट हिपेटिक डक्ट। देखो राइट हिपेटिक डक्ट, मैंने पहले ही आपको कहा हिपेटो वर्ड कहीं पर भी आ जाता है तो आप समझ लेना बात किससे संबंधित हो रही है, लीवर से संबंधित। तो ये हो गया आपका राइट हिपेटिक डक्ट। इसी तरीके की डक्ट आपको एक लेफ्ट वाली जो लोब है, जो बाईं पाली है, उसमें भी मिलेगी। तो आप उसे क्या कहेंगे, आप उसे LHD, LHD का मतलब लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, या फिर आप हिंदी में इसको कह सकते हैं बाईं हेपेटिक नलिका, इसे दाईं हेपेटिक नलिका कहेंगे। आगे देखिए आप कि बाईं और दाईं दोनों मिलकर, ये बाईं हेपेटिक डक्ट, ये दाईं हेपेटिक डक्ट, दोनों नीचे की ओर आकर एक कॉमन ट्यूब का फॉर्मेशन कर रही है। इसको हम कहते हैं कॉमन हेपेटिक डक्ट। दाईं पाली में दाईं हेपेटिक डक्ट, बाईं पाली में बाईं हेपेटिक डक्ट, दोनों नीचे की तरफ आकर एक कॉमन हेपेटिक डक्ट का फॉर्मेशन कर रही है। अब जस्ट कॉमन हेपेटिक डक्ट के नीचे आप जाएंगे तो देखो कि दाईं पाली की तरफ आपको एक गुब्बारे नुमा संरचना देखने को मिलेगी, जिसे गॉल ब्लैडर या जिसे हम कहते हैं पित्ताशय, जहां पित्त रस का क्या होता है, संग्रह होता है। तो पित्त रस का जो संग्रह होने के बाद स्त्राव भी तो यहीं से होगा। तो यहां भी एक डक्ट उपस्थित होती है जो पित्ताशय से निकलकर किसमें सम्मिलित हो रही है, कॉमन हेपेटिक डक्ट में। बाईं और दाईं दोनों ने मिलकर कॉमन हेपेटिक डक्ट बनाई और कॉमन हेपेटिक डक्ट में गॉल ब्लैडर की एक डक्ट मिल रही है। इस गॉल ब्लैडर की डक्ट को बोलते हैं सिस्टिक डक्ट, हिंदी में भी आप इसको सिस्टिक ही लिखेंगे, ठीक है ना, सिस्टिक डक्ट अपन कहेंगे। तो सिस्टिक डक्ट ने किसके साथ में मिला, कॉमन हेपेटिक डक्ट के साथ में मिलकर किसका फॉर्मेशन कर लिया, कॉमन बाइल डक्ट का निर्माण कर लिया, जिसे डक्टस कॉलेडोकस के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो थोड़ी सी थ्योरी थी, ये अगर ऐसे याद रखोगे तो कंफ्यूजन वाली है, लेकिन आप डायग्राम से याद रखोगे तो सिंपल सा है। दाईं पाली में दाईं हेपेटिक डक्ट, बाईं पाली में बाईं हेपेटिक डक्ट, दोनों मिली और नीचे कॉमन डक्ट का फॉर्मेशन किया, जिसको कहा कॉमन हेपेटिक डक्ट। कॉमन हेपेटिक डक्ट के साथ में एक सिस्टिक डक्ट आकर फ्यूज हो गई और उन्होंने एक नलिका का निर्माण किया, तो वो आपकी बन गई कॉमन बाइल डक्ट, या जिसका दूसरा नाम है डक्टस कॉलेडोकस। अब क्या होता है, नीचे जो आपकी कॉमन बाइल डक्ट है, ये कॉमन बाइल डक्ट फर्दर किसके साथ में फ्यूज होगी, ये होगी आपकी इस पैनक्रिएटिक डक्ट के साथ में, जो कि मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था। ये किसके साथ में फ्यूज होगी, ये आपकी पैनक्रिएटिक डक्ट के साथ में फ्यूज होगी और क्या बनाएगी, हिपेटो पैनक्रिएटिक डक्ट का फॉर्मेशन करेगी। किसका फॉर्मेशन करेगी, हिपेटो पैनक्रिएटिक डक्ट। तो हिपेटो वर्ड लीवर के लिए या बाइल डक्ट के लिए हो गया, और पैनक्रियाटिक पैनक्रियाज के लिए, तो दोनों ने फ्यूज होकर एक कॉमन बनाई है, इसलिए आप इसको क्या कहेंगे, हिपेटो पैनक्रिएटिक डक्ट। और जो आगे जाकर किसके थ्रू, एम्पुला ऑफ ओडाई के थ्रू खुल जाता है।
कहाँ खुलता है? ड्यूडेनम के अंदर। ठीक है ना। तो ध्यान में रखना है आपको ये इतनी सी बात कि कॉमन हेपेटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट ने मिलकर कॉमन बाइल डक्ट का फॉर्मेशन किया, कॉमन बाइल डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट ने मिलकर हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट का निर्माण किया, जो कहाँ जाकर खुलती हैं? ये आपकी ड्यूडेनम में जाकर खुलती है। ये तो थी बाह्य संरचना के बारे में। लेकिन इसमें एक पॉइंट और कि सामान्यतः देखने पर 2 लोब दिखाई देते हैं, लेकिन लीवर में एक्चुअल में कितने? 4 पालियां उपस्थित होती है। इन 2 के अतिरिक्त एक क्वाड्रेट और एक कॉर्डेट 2 लोब और उपस्थित होते हैं। ठीक है ना। तो ये तो थी बात मॉर्फोलॉजी की। अब बात कर लेते हैं इसकी एनाटॉमी या इसका इंटरनल स्ट्रक्चर। तो यकृत की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? तो हम कहते हैं हिपेटिक लोब्यूल को, यकृत पाली जिसको कहते हैं। अब यकृत पाली, लोब का मतलब पाली होता है, तो ये वाली पाली आपके राइट लोब और लेफ्ट लोब नहीं है, जबकि इनके अंदर ये आपकी जो हिपेटिक लोब्यूल्स हैं, इन हिपेटिक लोब्यूल को, इन यकृत पालियों को यकृत की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं। ये कैसी होती हैं? पॉलीगोनल लोब होते हैं। पॉलीगोनल का मतलब यहाँ पर इसके बहुत सारे आपको कॉर्नर देखने को मिल रहे हैं, पॉलीगोनल शेप आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है। अब देखें कि इसकी भी थ्योरी आपकी दी हुई है 5-6 लाइन की, लेकिन मैं इस थ्योरी को डायग्रामेटिक बता रहा हूं तो आपको इजी वे में समझ में आ जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी आपको यहां पर मिल जाएगी। देखें, सबसे पहले ये एक यकृत पाली है। इस एक यकृत पाली के चारों तरफ संयोजी उत्तक का आवरण पाया जाता है। किसका? संयोजी उत्तक का। और इस संयोजी उत्तक के आवरण को हम कहते हैं ग्लीसन कैप्सूल। तो ध्यान में रखें, ग्लीसन कैप्सूल क्या है? किसका बना हुआ है? संयोजी उत्तक का बना हुआ है। इनके कॉर्नर पर देखिए आप, इनके कॉर्नर पर आपको एक पोर्टल ट्रायड देखने को मिलता है। ट्रायड, ट्राई का मतलब होता है 3, यानी इस एक संरचना में आपको यहां पर 3 डक्ट देखने को मिलेगी। एक है हिपेटिक वेन, है ना, जिसे हम कहते हैं यकृतीय शिरा। एक है हिपेटिक आर्टरी, जिसे हम कहते हैं यकृतीय धमनी। और एक है आपका इंटरलोब्यूलर बाइल डक्ट। क्या है? इंटरलोब्यूलर बाइल डक्ट, यानी अंतरापालीय, जो आपकी अंतरापालीय नलिका है वो, कि 2 यकृत पालियों के बीच में जो नलिका उपस्थित होती है उसको बोलते हैं इंटरलोब्यूलर बाइल डक्ट। तो ये 3 संरचनाएं मिलकर एक पोर्टल ट्रायड का क्या कर रही है? फॉर्मेशन। अभी हम बाहर ही हैं, यकृत पाली के बाहर है। ये यकृत पाली किससे गिरी हुई है? संयोजी उत्तक से गिरी हुई है। और संयोजी उत्तक के साथ में इसके जो कॉर्नर है वहां पर पोर्टल ट्रायड है। इस पोर्टल ट्रायड के अंदर क्या प्रेजेंट है? एक वेन, एक आर्टरी और एक इंटरलोब्यूलर बाइल डक्ट देखने को मिल जाती है। ठीक है। उसके बाद में और क्या है यहाँ पर? तो यहाँ पर देखिए आपको ब्लू कलर की जो सेल्स दिख रही है सारी हेपेटोसाइट है, यकृत कोशिका है। हेपेटोसाइट्स का मतलब यकृत कोशिका है। और ये यकृत कोशिकाएं अंदर की तरफ 2 रोज के अंदर अरेंज है, 2 लाइंस में अरेंज है। देखो, देख रही है ना? इनको हम क्या बोलेंगे? इनको बोलेंगे रेडियल प्लेट ऑफ हेपेटोसाइट। हेपेटोसाइट की अरीय पट्टिकाएं, ये है आपकी अरीय पट्टिकाएं। और इन अरीय पट्टिकाओं के बीच में देखो, आपको यहां पर बीच में, ये बीच में इन अरीय पट्टिकाओं के बीच में आपको क्या दिखेगा? कुछ बिल्कुल सकरा सा खाली स्थान या एक नालीनुमा संरचना आपको देखने को मिलेगी, जिसे हम कहते हैं हेपेटिक कैनालिक्यूली। क्या बोलेंगे इसको? हेपेटिक कैनालिक्यूली कहेंगे। अब ये जो हेपेटिक कैनालिक्यूली है, इस हेपेटिक कैनालिक्यूली में क्या होता है? तो ये जो हेपेटोसाइट्स हैं, ये बाइल जूस का या बाइल का निर्माण करती है और उसका सिक्रेशन किस में कर लेती है? इस कैनालिक्यूली में सिक्रेशन उसका हो जाता है, जो आगे जाकर केंद्र में आपके सेंट्रल वेन में इकट्ठा हो जाता है ना। तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है कि ये आपको यहां पर क्या मिलती हैं? अरीय पट्टिकाएं मिलती हैं। अब देखो, 2 अरीय पट्टिकाओं के बीच का स्पेस तो हो गया कैनालिक्यूली, लेकिन 2 सेट के बीच में जो आपको खाली स्थान मिल रहा है, बहुत बड़ा एक खाली स्थान मिल रहा है, इसको हम बोलते हैं हेपेटिक सिनुसॉइड्स। क्या बोलते हैं इसको? हेपेटिक सिनुसॉइड, यानी यकृतीय रुधिर पात्र आप कह सकते हैं, शिरा पात्र आप कह सकते हैं, जिनके अंदर क्या भरा हुआ रहता है?
हेपेटिक सिनुसॉइड में ब्लड भरा हुआ रहता है और ब्लड के साथ में दो विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं आपको ध्यान में रखनी है, एक वसा संग्रह कोशिकाएं और दूसरी होती है कुफ्फर कोशिकाएं। ये बहुत स्पेशलाइज्ड सेल है कुफ्फर कोशिकाएं। स्पेशलाइज्ड क्यों? क्योंकि कुफ्फर कोशिकाएं जो है वो फेगोसाइटिक नेचर की होती है, भक्षकाणु प्रकृति की होती हैं और रुधिर में उपस्थित जीवाणुओं का या अन्य जो पैथोजन है, जो रोगजनक हैं, उनका भक्षण करती हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि लीवर जो है वो ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम करता है। किसके थ्रू? कुफ्फर सेल्स के थ्रू। तो एक यकृत पाली में बाहर की तरफ संयोजी ऊतक, कॉर्नर पर पोर्टल ट्रायड, अंदर की तरफ बहुत सारे हेपेटोसाइट्स हैं जो दो अरीय पट्टिकाओं का क्या करती हैं? निर्माण करती हैं। इन अरीय पट्टिकाओं के बीच का जो स्पेस है इसको हम बोलते हैं हेपेटिक एनालिक्यूली और दो हेपेटिक एनालिक्यूली के बीच का जो स्पेस होता है उसको हम बोलते हैं हेपेटिक सिनुसॉइड्स, है ना? क्या कहते हैं? हेपेटिक सिनुसॉइड्स के नाम से जाना जाता है। और इस हेपेटिक सिनुसॉइड्स में ब्लड भरा हुआ रहता है, साथ में दो प्रकार की कोशिकाएं, एक फैट स्टोरेज सेल और एक कुफ्फर सेल उपस्थित होती है। तो ये इतनी सी संरचना के बारे में, इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में आपको ये डायग्राम और इससे रिलेटेड आपको थ्योरी जो है वो ध्यान में रखनी है। तो डायग्राम याद हो गया तो थ्योरी आपको इजी वे में याद हो जाएगी। अब आ जाती है बारी फंक्शन ऑफ लीवर, है ना? लीवर के फंक्शन क्या है? तो लीवर के फंक्शन में देखिए पहला फंक्शन आ जाता है सिक्रेशन एंड सिंथेसिस ऑफ बाइल। जो बाइल है, जो पित्त है, उसका निर्माण करना और उसका स्त्रावण, दोनों ही कार्य किसके हैं? लीवर के। दूसरा फंक्शन आपको ध्यान में रखना हीमोपोइसिस। हीमोपोइसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड या सिंथेसिस ऑफ ब्लड, ब्लड का निर्माण। अब जनरली हम देखें तो एडल्ट्स के अंदर या आफ्टर बर्थ, जन्म के बाद में ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? बोन मेरो के अंदर, अस्थि मज्जा के अंदर होता है। लेकिन जन्म से पहले यानी एम्ब्रियो की कंडीशन में, जब एम्ब्रियोनिकल कंडीशन होती है तो उस एम्ब्रियोनिकल स्टेज में हीमोपोइसिस की प्रोसेस किसके थ्रू? लीवर के थ्रू और स्प्लीन के थ्रू होती है। अर्लियर स्टेज में स्प्लीन के थ्रू होती है और बाद में किसके थ्रू होती है? लीवर के थ्रू होती है। तो ये ध्यान में रखना। उसके बाद में तीसरा पॉइंट या तीसरा फंक्शन आ जाता है लीवर का डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन, है ना? डिटॉक्सिफिकेशन को हम कहते हैं निराविषीकरण। निराविषीकरण, और निराविषीकरण का मतलब है कि हानिकारक या विषाक्त पदार्थों को न्यूट्रलाइज करना, उनको निष्क्रिय कर देना या उनको नष्ट कर देना। तो एक एग्जाम्पल है जैसे प्रूसिक एसिड। हमारे शरीर में जो प्रूसिक एसिड है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होता है, उसे पोटेशियम सल्फोसाइनाइड के अंदर क्या कर दिया जाता है? बदल दिया जाता है। इसी प्रकार से कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म देखें। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में आपको 4 टर्मिनोलॉजी मिलती है जो आपको इनके नाम से ही याद होनी चाहिए, आपको इनको रटना ना पड़े। देखें, एक आ जाता है ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइको का मतलब होता है ग्लाइकोजन और जेनेसिस का मतलब आपको पता ही है, निर्माण। एक तो हो गया ग्लाइकोजन, दूसरा जेनेसिस का मतलब निर्माण यानी ग्लाइकोजन का सिंथेसिस। तो जो ग्लूकोज है उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कहाँ किया जाता है? लीवर में, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। दूसरा आ जाता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। लाइसिस का मतलब आपको पता है ब्रेकडाउन। क्या होता है? ब्रेकडाउन। तो आप इसको जब 2 पार्ट में डिवाइड करते हो ग्लाइकोजिनोलाइसिस को, ग्लाइकोजन प्लस लाइसिस यानी ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन, तो यानी जब आवश्यकता होती है शरीर में ग्लूकोज की तो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ दिया जाता है। तो ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन, है ना? ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन का जो ब्रेकडाउन है उसी को हम बोलते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। और तीसरा जाता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। देखो, ग्लूको और ग्लाइको दोनों अलग अलग है। अभी तक बात कर रहे थे ग्लाइको ग्लाइको, है ना? अब हम बात करेंगे यहाँ पर ग्लूको। ग्लूको का मतलब ग्लूकोज, ग्लूको का मतलब क्या हुआ? ग्लूकोज। नियो, नियो का मतलब न्यू, और जेनेसिस का मतलब होता है निर्माण। तो यानी ग्लूकोज का नए पदार्थ से निर्माण। अब नया पदार्थ कौन सा? नया पदार्थ का मतलब ग्लूकोज का किसी अन्य कार्बोहाइड्रेट से नहीं, बल्कि या तो वसा से या प्रोटीन से निर्माण। अब देखें कि वसा अगर है तो फैटी एसिड या ग्लिसरॉल है,
तो फैटी एसिड हो गया, ग्लिसरॉल हो गया, या प्रोटीन है तो उसमें अमीनो एसिड से अगर ग्लूकोज का निर्माण होता है, फैटी एसिड से ग्लूकोज बनना, ग्लिसरॉल से ग्लूकोज बनना, अमीनो एसिड से अगर ग्लूकोज बनता है तो ये कंडीशन आपकी ग्लूकोनियोजेनेसिस कहलाती है। इसी प्रकार से सेम ऐसे ही प्रोसेस है आपका चौथा ग्लाइकोनियोजेनेसिस। और ग्लाइकोनियोजेनेसिस का मतलब ग्लाइको यानी ग्लाइकोजन, नियो मीन्स नए पदार्थ से, जेनेसिस मतलब निर्माण, यानी ग्लाइकोजन का निर्माण कार्बोहाइड्रेट को छोड़कर अन्य पदार्थ से। तो कार्बोहाइड्रेट को छोड़कर जब हम एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं, तो हमारी मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, और इस लैक्टिक एसिड से अगर यकृत में ग्लाइकोजन का निर्माण होता है। ये लैक्टिक एसिड एक प्रकार का कार्बनिक अम्ल है ना, कार्बनिक अम्ल। तो जो ऑर्गेनिक एसिड है, उस ऑर्गेनिक एसिड से ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन हो रहा है, इस प्रोसेस को बोलोगे ग्लाइकोनियोजेनेसिस। तो ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म से संबंधित 4 पॉइंट आपके ये रहे। डीएमिनेशन एंड यूरिया फॉर्मेशन। तो नेक्स्ट फंक्शन में देखें कि है कुछ भी नहीं, थोड़ा सा याद रखने वाला, थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी वाला सा पोर्शन है, डीएमिनेशन। तो यहां पर देखो, जब भी कहीं डी आ जाए, इट मींस ध्यान में रखना दी लाद की, यानी रिमूवल। डी वर्ड का मतलब हो जाता है सीधा रिमूवल, है ना, बाहर निकाल दिया आपने, दे दी उसको, है ना। उसके बाद में एमिनेशन है, तो यानी एमिनेशन का मतलब यहां पर हो जाता है अमोनिया ग्रुप। कौन सा ग्रुप? अमोनिया ग्रुप। तो सीधा सा मैं यूं कहूं कि एक अमीनो एसिड से अमोनिया ग्रुप को क्या कर देना, बाहर निकाल देना। रिमूवल ऑफ अमोनिया फ्रॉम दी अमीनो एसिड इज कॉल्ड डीएमिनेशन। यह प्रोसेस कहां होती है? लीवर में। दूसरा जाता है यूरिया फॉर्मेशन। तो यूरिया फॉर्मेशन के लिए लीवर के अंदर एक पर्टिकुलर साइकिल चलती है जिसको बोलते हैं ऑर्निथीन साइकिल। क्या बोलते हैं? ऑर्निथीन साइकिल चलती है, और ऑर्निथीन साइकिल के थ्रू किसका फॉर्मेशन होता है? यूरिया का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये थी बात डीएमिनेशन और यूरिया फॉर्मेशन की। उसके बाद में जाता है प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड। अभी मैंने आपको इंटरनल स्ट्रक्चर में बताया था कि लीवर के अंदर प्यूरिफिकेशन के लिए एक पर्टिकुलर टाइप की सेल होती है विच इज कॉल्ड कुफर सेल। और कुफर सेल जो है वो किस नेचर की होती है? फैगोसाइटिक नेचर की, भक्षकाणु प्रकृति की, है ना। और क्या करेगी ये? फैगोसाइटोसिस करेगी किसका? कोई आपका बैक्टीरिया हो गया, कोई प्रोटोजोन हो गया, कोई पैथोजन हो गया, तो उसको ये डिस्ट्रॉय कर देगी। इट मीन्स ब्लड को प्यूरिफाई कर रही है, ब्लड को छान रही है, और उसमें से जो हार्मफुल चीज़ें हैं उनको क्या कर रही है? रिमूव कर रही है। तो यहाँ पर जो मेन प्यूरिफिकेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है वो कुफर सेल्स हैं। उसके बाद में आ जाता है सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। तो ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं, लाइक प्रोथ्रोम्बिन हो गया, आपका प्रोथ्रोम्बिन हो गया, है ना, आपका फाइब्रिनोजन हो गया। इस प्रकार की जो आपकी प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं जो ब्लड क्लोटिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं, इन प्लाज्मा प्रोटीन का फॉर्मेशन भी, इनका सिंथेसिस भी कौन करता है? लीवर ही करता है। तो डीएमिनेशन और यूरिया फॉर्मेशन हो गया, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड हो गया थ्रू दी कुफर सेल्स, और यहां पर सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स, यानी जो आपके प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन और भी जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, एल्बुमिन वगैरह, उन सब का सिंथेसिस कौन करता है? लीवर करता है। और ये प्लाज्मा प्रोटीन किसके लिए जो है असेंशियल है, किसके लिए रिक्वायरमेंट है इसकी? तो ध्यान में रखें, प्लाज्मा प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है ब्लड क्लोटिंग के अंदर। विदाउट प्लाज्मा प्रोटीन ब्लड क्लोटिंग पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर जब बात आ गई ब्लड क्लोटिंग की, तो उसी से रिलेटेड पॉइंट एक और देखें आप, सिंथेसिस ऑफ हेपेरिन। व्हाट इज दिस, है ना, हेपेरिन है क्या? तो हेपेरिन को आपको ध्यान में रखना, दैट इज दी एंटी कोगुलेंट सब्सटेंस। कैसा सब्सटेंस है ये? एंटी कोगुलेंट सब्सटेंस। एंटी कोगुलेंट सब्सटेंस का मतलब होता है प्रतिस्कंदक पदार्थ, यानी ब्लड को क्लॉट होने से क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। अब देखो, एक तरफ तो हम कह रहे थे ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है, एक तरफ हम कह रहे हैं कि ये क्लॉटिंग को रोक रहा है।
तो जब तक ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो कर रहा है तब तक तो उसमें क्लॉट नहीं होना चाहिए ना। तो ब्लड वेसल्स के अंदर जो फ्लो कर रहा है उस ब्लड में क्लॉटिंग को रोकने का काम किसका है? हेपेरिन का है। लेकिन जैसे ही हमारी बॉडी में कहीं कट लगता है ना, बॉडी में कहीं कट लगता है और वो जो टिश्यू है या जो ब्लड है वो एयर के कांटेक्ट में आता है, जैसे एयर के कांटेक्ट में आएगा तो हेपेरिन जो है वो क्या हो जाएगा? हेपेरिन हो जाएगा इनएक्टिवेट, और जो आपके प्लाज्मा प्रोटीन्स या जो आपके ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं? एक्टिवेट, और उसकी वजह से क्लॉटिंग की प्रोसेस होती है। तो ध्यान में रखें सिंथेसिस ऑफ हेपेरिन, हेपेरिन का सिंथेसिस भी जो है यही होता है। एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस है, क्या करता है? प्रिवेंट दी ब्लड क्लॉटिंग इन ब्लड वेसल्स, इन ब्लड वेसल्स। क्लियर? उसके बाद में देखें सिंथेसिस ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए का सिंथेसिस कहाँ? लीवर में। क्यों? तो ध्यान में रखें कि विटामिन ए का प्रिकर्सर बीटा कैरोटीन होता है ना, जिसको हम फूड के थ्रू लेते हैं। कहते हैं ना गाजर खाने से आंखों की रोशनी तेज होती है। क्यों? क्योंकि गाजर के अंदर, कैरेट में क्या प्रेजेंट होता है? बीटा कैरोटीन, और ये बीटा कैरोटीन जो है वो लीवर के थ्रू किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है? विटामिन ए में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और विटामिन ए हमारी आईज के लिए क्या होता है? अच्छा होता है। तो ध्यान में रखें कि सिंथेसिस ऑफ विटामिन ए कहाँ होता है? लीवर में। प्रिकर्सर कौन है? प्रिकर्सर है आपका बीटा कैरोटीन। उसके बाद में आता है स्टोरेज ऑफ विटामिन। जितने भी फेट सॉल्युबल विटामिन हैं उन सब का स्टोरेज कहाँ होता है? लीवर के अंदर होता है। तो देखें कि फेट सॉल्युबल विटामिन कौन से हैं। सबसे पहले तो फेट सॉल्युबल विटामिन, कीड़ा, आप ऐसे ध्यान में रखें, कीड़ा यानी विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए का स्टोरेज। और साथ में आपको ध्यान में रखना है विटामिन B12, विटामिन B12। तो ये 5 विटामिन है जिनका स्टोरेज कहाँ होता है? बॉडी के अंदर। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए और विटामिन B12। इन चारों को कैसे इस वर्ड से या इस टर्म से याद रख लोगे? कीड़ा, है ना। और ये चारों के चारों कैसे हैं? फेट सॉल्युबल विटामिन है, यानी वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होते हैं। उसके बाद में आता है स्टोरेज ऑफ मिनरल्स। तो मिनरल में कौन कौन से मिनरल्स का स्टोरेज होता है? तो देखिए कॉपर हो गया, जिंक हो गया, कोबाल्ट हो गया, इन सब का, और आयरन हो गया। मेनली इन चारों का स्टोरेज यहाँ पर होता है। जो आयरन है वो किसके लिए? वो आपका हीमोपोइसिस के लिए रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि ब्लड फॉर्मेशन जब होगा तो उसमें जो आपका हीमोग्लोबिन है उस हीमोग्लोबिन का ये एक सेंट्रल मॉलिक्यूल आप कह सकते हैं आयरन है। तो आयरन की उपस्थिति में, आयरन की प्रेजेंस में हीमोपोइसिस या रुधिर निर्माण की प्रक्रिया संपन्न होती है। और लास्ट आ जाता है आपका लिपोजेनेसिस। लिपोजेनेसिस, लिपो का मतलब, लिपो वर्ड कहीं पर भी आ जाता है, रिप्रेजेंट करता है लिपिड को, ठीक है ना। और जेनेसिस वर्ड कहीं पर भी आ जाता है तो वो सिंथेसिस को रिप्रेजेंट करता है सीधा सा। तो यानी जब हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन में पहले तो ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होगा? ग्लाइकोजन में। लेकिन जब ग्लाइकोजन सफिशिएंट या कंप्लीट स्टोर हो जाता है उसके बाद भी ग्लूकोज बचता है तो इस ग्लूकोज को किसमें? लिपिड की फॉर्म में कन्वर्ट करके और फिर स्टोर कर लिया जाता है। तो ध्यान में रखें लिपोजेनेसिस की प्रोसेस जो है वो भी आपकी कहाँ होती है? लीवर के अंदर। तो ये कुछ 10-12 फंक्शन मैंने आपको बताए सिंपल से, जो आपको ध्यान में रखने हैं लीवर से रिलेटेड। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे पैनक्रियाज की।